अब हम करते हैं आज अध्याय 1 का है। अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं उसके हम करते हैं आज उदाहरण पहला हमें दिया गया है 452 और 12,576 का एचसीएफ युग्लिक विभाजन का प्रयोग करके याद करना है। तो हम सॉल्यूशन में हमने युग्लिक विभाजन में पहले पढ़ा था कि ये हमारी जो सबसे छोटी जो हमारी दी गई संख्या में छोटी होती है उसको हम भाजक मानते हैं और बड़ी संख्या को क्या मानते हैं, भाज्य। तो हमारे हो जाता है भाज्य को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से इक्वल टू 576 भाजक को हम करते हैं बी से। बी कितना हो जाता है 4052 ये हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इसमें भाज्य और भाजक आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें इसको युग्लिक विभाजन के रूप में लिखते हैं। युग्लिक विभाजन के रूप में लिखने से पहले हम कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यहाँ पर प्रमेय लिख लेते हैं। प्रमेय हमारी होती है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ हमारे क्या है आर 0 ग्रेटर देन आर लेस देन बी। क्या होना चाहिए, आर लेस देन बी, यानी बी से छोटा होना चाहिए। इस प्रकार ये हमारी युग्लिक विभाजन प्रमेय होती है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको ए है, ए को यहाँ पर लिख लेते हैं 12,576 इक्वल टू 4052 ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं। यहाँ पर भाग देते हैं 12,576 भाग 4052। हम यहाँ पर देखते हैं कि आगे वाली संख्या 4 है। 4 में 12 कब आएंगे, 4 के पाड़े में 12 आता है 3 बार। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 बार गुणा करते हैं। 3 बार गुणा करते हैं तो हो जाता है 2 3 6 5 3 15 और 12 यानी 12,156। 576 से छोटा है तो हमारे यहाँ पर आ जाता है 3, यहाँ पर आ जाता है 12,156 ये आ जाता है। यहाँ पर क्या हो जाता है 0 2 4 420 यहाँ पर क्या हो जाता है शेष फल। अब हम इसको युग्लिक विभाजन के रूप में लिखते हैं। तो हमारा यहाँ पर लिख लेते हैं चरण फर्स्ट में हम लिख लेते हैं। तो हो जाता है युग्लिक विभाजन में भाज्य कितना है 12,576 भाजक बी क्या होता है हमारा भाजक कितना है यहाँ पर 4052। अब हम इसका क्या करते हैं गुणा भागफल कितना आया हमारा वहाँ पर 3 प्लस शेषफल कितना है 420 यह हो जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर जब तक हमारा शेषफल 0 प्राप्त ना हो तब तक हम क्या करते हैं, इसका युग्लिक विभाजन का नियम होता है कि जो भाजक होता है वो भाज्य बन जाता है और शेषफल होता है वो क्या बन जाता है भाजक। शेषफल होता है वो बन जाता है हमारा भाजक क्या बन जाता है भाजक। तो यहाँ हमारा यहाँ पर हो जाता है चरण सेकंड में हमारा हो जाता है भाज्य कितना है 4052। भाज्य कितना है 4052। कितना जो भाजक होगा वो हमारा भाज्य हो जाएगा, जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा भाजक। अब हम देखते हैं इसमें 4052 में किसका भाग देते हैं 420। यहाँ पर देखते हैं 10 से गुणा करता है तब तो हमारा 42 हो जाता है। तब हम एक बार 9 से गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 420 गुणा 9 9 2 18 1 9 चौक 36 और 1 37 कितना आ जाता है 3780। यानी यहाँ पर आ जाता है 9, यहाँ पर आ जाता है 3780।
पीछे बच जाता है 2, 5 में से जाता नहीं है 15 में से गए 7, 9 में से 7 गए 2, 272। पीछे कितने बच जाता है 272। अब हम इसको p बटा q अब हम इसको क्या है युगल विभाजन के रूप में लिख लेते हैं। युगल विभाजन के रूप में हो जाता है a हमने पहले लिख लिया, b हमने लिख लिया। अब q का मान कितना आया 9 और भाज्य शेषफल हमारा कितना आया 272। और क्या होता है शेषफल। अब हम करते हैं आगे यहाँ पर तो हो जाता है चरण थर्ड। चरण थर्ड में हमारा होता है जो पहले भाजक था वो तो क्या हो जाता है भाज्य, और जो शेषफल आता है वो क्या हो जाता है हमारा भाजक। अब हम क्या करते हैं 420 में 272 का भाग देते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 बार गुना करेंगे तब तो हमारा अधिक आ जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं 420 भाग 272, एक बार 272, क्योंकि 2 बार गुणा करेंगे तब यहाँ तो देखते हैं कि 2 2 4 होता है, लेकिन यहाँ पर 70 70 140 हो जाएंगे तब ये 500 से अधिक हो जाएंगे। तो हमारा हो जाता है यहाँ पर 0 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 1, कितना बच जाता है 148 बच जाता है। तब हमारे यहाँ पर इसको लिख लेते हैं क्यू का मान 1 प्लस शेषफल कितना आता है 148। नेक्स्ट हम करते हैं चरण 4। चरण 4 में हमारा हो जाता है जो ये है ये कितना आता है 272। भाजक को क्या लिख लेते हैं भाज्य और शेषफल को क्या बना देते हैं भाजक। अब हम यहाँ पर करते हैं 272 भाग 148। इसमें भी हम देखते हैं 2 से गुणा करते हैं तब हमारा हो जाता है 48 48 96 और 100 100 2 यानी 296। तब अधिक हो जाता है तब यहाँ पर भी कितना आ जाता है 1, यहाँ पर आ जाता है 148। पीछे बच जाता है 4 2 1 124। कितना बच जाता है इसको भी हम इस रूप में लिख लेते हैं प्रमेय के रूप में। तब हो जाता है 1 प्लस 124, शेषफल कितना हो जाता है 124। अब हम करते हैं चरण 5। चरण 5। चरण 5 में हमारा हो जाता है इस जो भाजक होता है उसको तो हम भाज्य के रूप में लिख लेते हैं और जो शेषफल होता है उसको किस रूप में लिख लेते हैं भाजक। अब हम देखते हैं 148 में 124 का भाग देते हैं तब भी हमारा कितनी बार जाता है 124। यहाँ पर है, यहाँ पर लिख लेते हैं 148। तो हमारा हो जाता है एक बार 124, पीछे कितने बचते हैं 24, कितने बच जाता है 24। तो हमारा हो जाता है यहाँ पर गुणा 1 प्लस 24 ये हो जाता है। अब हम करते हैं चरण 6। चरण 6। चरण 6 में हमारा हो जाता है यहाँ पर क्या है 124 तो हमारा भाज्य हो जाएगा और 24 क्या हो जाएगा भाजक। 24 भाजक हो जाएगा। अब हम देते हैं 124 में 24 का भाग 124 भाग 24। 124 में 24 का भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि 24 पंजे 120 होता है। 24 पंजे 120, 24 पंजे हमारे 120 होता है। तब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं पीछे कितने बच जाते हैं 4, कितने बच जाते हैं 4। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 गुणा 5 प्लस 4 ये हो जाता है। अब हम करते हैं चरण 7। चरण 7। चरण 7 में हमारा हो जाता है जो भाज्य था वो तो हमारा बन जाता है जो भाजक होता है वो भाज्य और जो शेषफल होता है वो बन जाता है भाजक। यहाँ पर हम देखते हैं 4
अब हमारे यहाँ पर 4 आ जाता है, यहाँ पर 4 का भाग दे देते हैं किसमें, 24 में। 24 में 4 का भाग देंगे तब आ जाएंगे 6, 6 चौक 24, कितना आ जाता है, 0। यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाता है, तब यहाँ पर कितना आ जाता है, गुणा 6 प्लस 0, ये आ जाता है। हम जानते हैं कि हमें जहाँ तक 0 प्राप्त ना हो तब तक हम क्या है, भाजक को भाज्य और शेषफल को भाजक बनाते हुए चलते जाते हैं। जब हमारा 0 शेषफल प्राप्त हो जाता है तब हमारे क्या हो जाता है, जब 0 हमारे शेषफल प्राप्त हो जाता है तब हमें इसमें क्या करता है, एचसीएफ। अब हमें एचसीएफ निकालना होता है, तब हम जानते हैं कि अंतिम भाजक होता है वही हमारे क्या होता है, युगलिक विभाजन में एचसीएफ होता है। अंतिम भाजक होता है वो हमारे क्या होता है, युगलिक विभाजन में एचसीएफ। यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं अंतिम भाजक यूक्लिड विभाजन का एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तब उपयुक्त संख्या का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। उपयुक्त संख्या का एचसीएफ कितना होगा, 4 होगा, 4 होगा। यानी हमारा इस जो ये है 4052 और 12576, इसका एचसीएफ कितना होगा, 4। एचसीएफ कितना होगा, 4। इस प्रकार हमारा ये हो जाता है क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1। अब हम नेक्स्ट करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 2। उदाहरण सेकंड में हमें दिया गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q, यहाँ पर क्या है, 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ये तो बात हम जानते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक, पहले हमें क्या बताना है कि धनात्मक पूर्णांक होता है वो सम वाले इस रूप में और विषम वाले इस रूप में ही होता है या नहीं होता है। इसमें हमें क्या है, सबसे पहले तो हम करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी कंपैरिजन करते हैं किससे, एक जो होता है हमारी युगलिक प्रमेय से। युगलिक प्रमेय से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर युगलिक प्रमेय हमारी होती है A = BQ + R, ये होती है। अब हम क्या है, 2Q, इस 2Q को इससे कंपैरिजन करते हैं। 2Q यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक, यानी संख्या है वो तो क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए, धनात्मक सम होनी चाहिए। यहाँ पर R नहीं दिया गया, हम R मान लेते हैं 0। अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो हमारा A का मान तो आ जाता है धनात्मक सम पूर्णांक। हम जानते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि A का मान धनात्मक सम पूर्णांक यानी धनात्मक सम वाली संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे 2, 4, 6, 8 होनी क्या चाहिए, वो धनात्मक में होनी चाहिए। तब हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं B का मान कितना आ जाता है, 2। B का मान कितना आ जाता है, 2। Q, यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है। यहाँ पर क्या देगा, जहाँ Q कोई पूर्णांक है, यानी Q है उसका मान क्या है, एक पूर्णांक है। वो निश्चित नहीं है कि उसका मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, या ये भी निश्चित नहीं है कि वो अभाज्य है। वो क्या है, अभाज्य है, या 2 से विभाजित है, या 3 से विभाजित है, या फिर ये भी निश्चित नहीं है कि वो सम है, विषम है, कोई सा भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या दिया गया, R का मान कितना आ जाता है, 0। यानी हम ऐसी कोई भी संख्या लें जो क्या हो, एक धनात्मक सम हो, धनात्मक सम होगी तो हम उसमें अगर 2 का भाग देंगे तो हमेशा शेषफल है वो कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। इसके लिए हम उदाहरण के लिए हम कर लेते हैं, यहाँ पर जैसे हमने ले लिया 18।
18 में 2 का भाग देते हैं तब कितना आ जाता है 9, 18 पीछे कितने में आ जाता है 0। ये देखते हैं हम यहाँ पर कि इसको अगर हम इस रूप में लिखते हैं a के बराबर में तो हमारा a 18 एक धनात्मक समपूर्णांक है, ये सम संख्या है। भाज्य कितना है, भाजक 2, q कितना आ जाता है 9, यानी q हमारे यहाँ पर निश्चित नहीं है कि वो क्या है, वो कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन है कौन सी, कोई पूर्णांक है, यानी वो दशमलव में नहीं हो सकती है, दशमलव में नहीं होगी। यहाँ पर देखते हैं q दशमलव में भी नहीं है, भिन्न में भी नहीं है, यानी तब हमारा हो जाता है ये, और शेषफल कितना आ जाता है 0। यानी हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, कोई सी भी आपके कोई भी संख्या सम होनी चाहिए और धनात्मक होनी चाहिए, उसका हमें अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमेशा हमारे को क्या है, शेषफल कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और जो हमारा है शेषफल 0 प्राप्त होगा, क्यू का मान है वो हमारे यहाँ पर निश्चित नहीं है, तो हम इसमें सॉल्यूशन में करते हैं, सॉल्यूशन में करते हैं युग्लिक प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a = bq + r, ये होती है। और हमें क्या करना है, यहाँ पर हम करते हैं जब धनात्मक समपूर्णांक हो तो हमारा क्या होता है 2q, इस रूप में होता है। हम देखते हैं कोई भी संख्या धनात्मक ले लें, उसमें अगर 2 का भाग दें तो हमारा क्या होता है, इसी रूप में आता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी या तो तुलना कर लें, तुलना करने पर a का मान क्या हो जाता है, a = b का मान कितना आ जाता है 2, क्या कर देते हैं तुलना, या फिर इसको भाषा के रूप में भी हम लिख सकते हैं ऐसे, a बराबर समपूर्णांक b बराबर हमारा कितना आ जाता है 2, q बराबर पूर्णांक और r बराबर कितना आ जाता है 0, r बराबर कितना आ जाता है 0। तो हम यहाँ पर हो जाता है 2। अब हम क्या कर देते हैं, इसको ये इन उपयुक्त मानों को युग्लिक विभाजन प्रमेय में लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में, क्या कर देते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में। प्रमेय के रूप में हमारा a आ जाता है समपूर्णांक, तब a को a लिख देता है। b का मान कितना आता है हमारा यहाँ पर 2, b का मान क्या है 2, q क्या है एक पूर्णांक है, उसको भी हम क्या लिख देते हैं q + r कितना आ जाता है 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a = 2q, यानी हमारा जब भी समपूर्णांक होगा, कोई भी समपूर्णांक होगा तो सदैव क्या है वो 2q इस रूप में ही होगा, यानी q 2 का भाग देने पर किसी भी समपूर्णांक में 2 का भाग देंगे तो हमेशा सदैव है हमारा एक जो है q का मान है वो एक परफेक्ट मान होगा, यानी एक q का मान परफेक्ट होगा और r हमेशा सदैव क्या होगा 0 ही प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर इसकी कंपैरिजन करें कि r का मान है वो क्या है 2, यहाँ पर हम जानते हैं कि r का मान क्या होना चाहिए 0 के या तो बराबर हो या भाजक, भाजक हमारे यहाँ पर कितना आ जाता है 2, b का मान b से क्या हो छोटा हो, b से तो छोटा होगा लेकिन 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तब हम यहाँ से कंपैरिजन करते हैं b वाले से, तो हमारा r के मान क्या हो जाता है r 0, r क्या हो जाता है 2, यानी r का मान है वो 2 से तो छोटा होगा और 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं संभावित स्थितियां क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारी यहाँ पर क्या बन जाती है संभावित स्थितियां। तो हम यहाँ पर कर देते हैं r की
संभावित स्थितियां, आर की संभावित स्थितियां कौन कौन सी हो जाती हैं? 0 और 1, 202 तो इसमें हो नहीं सकती है। अब हम क्या करते हैं, इस r का मान है इस युग्लिक प्रमेय में रख देते हैं और b का मान है वो हम 2 ही रखते हैं, तो हमारा हो जाता है a = r बराबर 0 हो तो r बराबर 0 लेंगे तो हमारी क्या हो जाती है, और b बराबर हमारा क्या हो जाता है, b = हो जाता है 2। ये हमारा है, तो हम कर देते हैं a = b का मान क्या कर देते हैं 2, q का q प्लस r का मान 0, तो हो जाता है a = 2q। यानी ये स्थिति कब होगी, ये स्थिति कब होगी, तो हमारे क्या हो, जो है q a का मान है वो क्या हो, एक धनात्मक समपूर्णांक हो। यह स्थिति कब होती है, तो हमारे क्या हो, जब a का मान धनात्मक समपूर्णांक हो, a का मान क्या हो, धनात्मक समपूर्णांक हो, धनात्मक समपूर्णांक हो, धनात्मक समपूर्णांक हो। और अब हम नेक्स्ट कर देते हैं r बराबर 1, r बराबर 1। हमें अब हम क्या है, r बराबर 1 प्राप्त करना है, तब हमें इसमें सेकंड स्थिति दी गई है धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में ये होता है। तो हम क्या करते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक हम कोई भी संख्या ले सकते हैं जिसमें क्या हो, 2 का भाग संपूर्ण रूप से नहीं जाता हो। जैसे अंतिम अक्षर क्या हो उसका, या तो 1 हो या 3 हो या 7 हो या 9 हो, ऐसी कोई भी संख्या ले लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं 29, 2 का भाग देते हैं एक बार, 2, 9 में 2 का भाग जाता है 8 आता है, कितनी बार, 4 बार, पीछे बताते हैं 1। यानी कोई भी संख्या ले ले जिसमें अंतिम अक्षर क्या हो, या तो 1 हो या 2 हो या 1 हो, 3 हो, 7 हो, 5 हो, 9 हो, इन पांचों में से कोई भी होगा तब हमारा सदैव क्या है, शेषफल क्या है, सदैव एक ही शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। तब हमारे इसको हम कहते हैं सम विषम होता है। विषम के लिए सदैव क्या होता है, शेषफल एक बचेगा। तो हम इसको भी हम इस युग्लिक प्रमेय के रूप में लिखते हैं। तब आ जाता है r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 होगा तो हमारा युग्लिक प्रमेय हो जाएगा a = 2q, r का मान कितना आ जाता है 1, तो आ जाता है, ये हो जाता है r का मान। तो हम इसको क्या लिख देते हैं, इस भाषा में लिख देते हैं। तब हो जाता है जब a धनात्मक विषम पूर्णांक हो। ये स्थिति कब होगी, तो हमारा a है वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक हो। धनात्मक विषम होगा तभी हमारी ये स्थिति बनेगी a बराबर 2q + 1, यह भी स्थिति बनेगी। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या है, विषम के लिए तो ये स्थिति होती है और सम के लिए ये स्थिति होती है। इस ऐसे क्वेश्चन में हमें सदैव ये देखना होता है कि हमें कौन सी यहाँ पर संख्या दी गई है। उसके बाद हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पर सम नाम दिया गया है या विषम नाम दिया गया है। विषम और सम हमें नाम दिया गया है या फिर अभाज्य संख्या भी दी जा सकती हैं। इस प्रकार दी जाएगी तो हम उसको क्या करते हैं, उसी संख्या को यहाँ पर रखते हैं और उसमें क्या करते हैं, जो हमारी यहाँ पर संख्या दी जाती है। जैसे पीछे हमें प्रश्न वाले में यहाँ पर 4, 6, 4, 9 ऐसे दी गई थी 6। तब हम क्या करते हैं, इसमें जो यहाँ पर स्थिति होती हैं उससे तो छोटे हम r के संभावित स्थितियाँ बना लेते हैं, फिर उन सभी को क्या करते हैं, इस रूप में व्यक्त कर देते हैं। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या ये स्थिति बनती है या नहीं बनती है। जैसे यहाँ पर धनात्मक सम दिया गया है तो हम क्या करते हैं, सम संख्या लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, यहाँ पर जो संख्या दी जाती है उसका क्या करते हैं, उसमें भाग देते हैं।
धनात्मक सम हम कोई भी ले सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार होती है। और यहाँ पर क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक दिया गया है, तो हम यहाँ पर विषम संख्या लेकर उसमें भी 2 का भाग देकर देख लेते हैं कि शेषफल हवन प्राप्त होता है या नहीं होता है। अगर ये प्राप्त होता है तो हम क्या कर देते हैं, आर की संभावित स्थितियाँ बना लेते हैं। संभावित स्थितियाँ बनाकर इस रूप में हम लिख देते हैं, तब हमारा यह हो जाता है उदाहरण नंबर 2। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में हमें दिया गया है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 व 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। यानी हमें पहले क्या करना है, धनात्मक विषम। मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमें बस यही देखना है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर यह फॉर्मेट कितना दिया गया है, 4। तो हमें क्या है, हर एक कोई भी संख्या लें उसमें किसका भाग देना है, 4 का। एग्जाम में सॉल्यूशन करने का आसान तरीका बता देता हूँ कि इस यहाँ पर जो भी संख्या दी जाती है q से पहले, q के गुणज में हमें कोई भी संख्या दी जाती है उसका तो क्या कर देना है, हमें सदैव भाग देना है, सदैव भाग देना है। हमें यहाँ पर q का कोई मतलब नहीं है, q कोई से भी संख्या हो सकती है। हमें यहाँ पर अब हमें किस पे ध्यान देना है कि शेषफल। शेषफल हमें क्या दिया गया है, 1 और 3 ये दिए गए शेषफल। ये हमारे क्या है, शेषफल, यह है शेषफल। शेषफल हमें ये दिए गए हैं और q का गुणज क्या दिया गया है, 4। ये क्या है, q का गुणज, q का गुणज। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका यही है, मैं बताता हूँ। अब हमें क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी धनात्मक संख्या होनी चाहिए और विषम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, विषम। धनात्मक विषम हम कोई सी भी संख्या ले सकते हैं। जैसे विषम के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि विषम संख्या है कि अंत में क्या हो, अंत में 1 3 5 7 9 हो। अंत में क्या हो, 1 3 5 7 9 हो। अब हम देखते हैं कि ऐसी कोई भी संख्या ले लें जिसमें 4 का भाग दें, जिसके अंत में क्या हो, 1 3 5 7 9 हो और उसमें क्या है, 4 का भाग दे देते हैं, तो हमारा जो शेषफल आएगा या तो 1 आएगा या क्या आएगा, 3 आएगा। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर 21। क्या ले लेते हैं, 21। अब हम देखते हैं 21 में 4 का भाग देता है कितनी बार, 5 बार। यहाँ पर आ जाता है 20। यहाँ पर शेषफल कितना प्राप्त हो जाता है, 1 प्राप्त हो जाता है। तब हमारी ये फर्स्ट वाली स्थिति बन जाती है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक ले ले, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ले ले जिसमें 4 का भाग देने पर हमेशा शेषफल कितना प्राप्त होता है, हमें 1 प्राप्त होता है। अब हम ऐसी एक और संख्या ले ले जिसमें क्या हो, हमारे शेषफल क्या प्राप्त हो, शेषफल 3 प्राप्त हो। ऐसी संख्या हम ले लेते हैं 21 के बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर 27। क्या ले लेते हैं, 27 एक संपूर्ण विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 4 का भाग दे देते हैं। यहाँ q का गुणज क्या है, 4, तो हमें सदैव क्या है, 4 का भाग देना है। 4 का भाग देता है तब आ जाता है 6 बार। 6 बार में कितना आ जाता है, 24। पीछे कितने बच जाता है, 3। यानी हम देखते हैं कि 4 का भाग देता है संपूर्णांक में, तब हमारा शेषफल 3 प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं कि एक बार हम क्या ले लेते हैं, 25 नहीं, यहाँ पर 15 ले लेते हैं। 15 में भी 3 बचेगा, हाँ चलो 15 ले लो। 15 में 4 का भाग देता है, यानी हम अंतिम हर एक विषम संख्या लेकर हल कर लेते हैं। तो हमारा जाता है 15 में जाता है तो आ जाता है 3 बार 12। यहाँ पर भी कितना बचता है, 3। एक यहाँ पर भी कितना बच जाता है, 3। हम जानते हैं कि एक बार 4 का भाग देंगे, यानी अंतिम अक्षर अगर हम 5 लेंगे, हर बार अंतिम अक्षर 5 लेंगे, तो एक बार जैसे 5 15 25, तो एक बार तो शेषफल 1 बचेगा, एक बार शेषफल क्या बचेगा, 3 बचेगा, फिर एक बार क्या बचेगा, 1 बचेगा। यानी ये इस क्रम में चलता है, एक बार 1 एक बार 3 एक बार 1 एक बार 3। इसी प्रकार 7 वाला होगा, इसी प्रकार 1 वाला होगा, इसी प्रकार क्या होगा, ये होगा। जैसे हम इसमें हम कर देते हैं कि जैसे अब हम क्या लेते हैं, अंतिम अक्षर क्या ले लेते हैं, 9 के लिए ले लेते हैं यहाँ पर 39 या फिर 49। क्या ले लेते हैं, 49 में हम 4 का भाग देते हैं एक बार,
4, 9, 9 में कितने 4 हो जाता है 2 बार, 8 कितना बच जाता है शेषफल 1। यानी इसमें भी इसी प्रकार होगा, एक बार शेषफल 1 बचेगा, एक बार शेषफल 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा। यानी ये निरंतर क्रम में चलता रहता है हर बार, मतलब 10 जैसे जैसे हम 10 ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे, उस प्रकार हमारा एक बार तो 2 बचेगा, एक बार तो शेषफल 2 बढ़ेगा, एक बार 2 शेषफल घटेगा, इस क्रम में चलता है। अब हम क्या ले लेते हैं, अंतिम अक्षर 3 ले लेते हैं। अंतिम अक्षर 3 लेने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं हम 33। 33 में 4 का भाग देते हैं, 8 बार 32, पीछे बच जाता है 1। यहाँ पर भी क्या बच जाता है हमारा शेषफल 1 बच जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि 1 लेते हैं अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर हम 1 सम लेते हैं, अंतिम अक्षर 1 विषम, 1 जिसका अंतिम अक्षर क्या हो 1 हो, ऐसी विषम संख्या लेंगे तब शेषफल 1 बचेगा या फिर 3 बचेगा। 5 लेंगे तब भी 3 या 1 बचेगा, 7 लेंगे तब भी 3 या 1 बचेगा। इन सभी 500 संख्याओं के निरंतर क्रम में चलते जाएंगे। जैसे पहले तो 1 बचेगा, उसके बाद वाले में 3 बचेगा, उसके बाद वाले में फिर 1 बचेगा, उसके बाद वाले में फिर 3 बचेगा, इस प्रकार ये चलता जाता है। जैसे 1 वाले के लिए तो क्या है, पहले 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा। 3 वाले के लिए क्या है, पहले 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा। 5 वाले के लिए 1 बचेगा, 3 बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा। 7 वाले के लिए क्या है यहाँ पर, यानी 7 और 3 है, 7 और 3 है। इन दोनों के लिए क्या है, पहले 3 बचेगा, फिर 1 बचेगा, फिर 3, फिर 1, इस क्रम में चलेगा। बाकी सभी का क्या चलेगा, पहले 1, फिर 3, फिर 1, फिर 3, इस क्रम में चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि 5 है, ये तो क्या है 4 से बड़ी है, 5 है, ये तो क्या है 4 से बड़ी है, इसमें तो 4 का भाग चला जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाता है 1। अब हम देखते हैं 3 है, वो तो 4 से छोटी है, लेकिन इसमें शेषफल कैसे बचेगा, तो हम देख लेते हैं कि 3 है, 3 में अगर हम 4 का भाग देते हैं तो हम देखते हैं कि 3 में 4 का तो भाग जाता नहीं है, ये 3 क्या है छोटी है, तो हम इसमें 4 का भाग कैसे देंगे। 4 का भाग देने के लिए हमारे क्यू क्या है, वो कोई भी सम पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक संख्या होती है वो क्या होती है, यहाँ पर दिया गया है जहाँ क्यू क्या है, क्यू कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है तब पूर्णांक होती है वो पूर्णांक संख्या है सदैव कहाँ से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या सदैव 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार कहाँ तक चलती है, n तक। कितने कहाँ तक चलती है, n तक। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 4 को 0 से गुणा कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाता है 0, शेषफल कितना बच जाता है 3। यहाँ पर भी हमारा शेषफल 3 बच जाता है। इसको अगर हमें उत्तर जांच करनी हो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों को 0 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर कितना 0, और हम क्या करते हैं भाग की जांच करने के लिए शेषफल इसमें ऐड कर देते हैं, शेषफल आ जाता है 3, यहाँ पर 3, ये भी 3। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये भी हमारे क्या है एक 3 भी है, वो भी एक क्या है 4 से विभाजित है, उसमें हमारा भागफल जरूर 0 आया, भागफल है वो जरूर 0 आया है, लेकिन शेषफल है वो क्या आया है 3 ही आया है। ऐसी एक सम पूर्णांक हम विषम पूर्णांक ले लेते हैं 1 में भी 4 का भाग देंगे तब 0 आएगा, और कितना बचेगा शेषफल 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा 1। हमें इन दो संख्याओं पर ही ज़्यादा ध्यान देना है कि हम क्या करते हैं कि इसमें अगर हम देखते हैं ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 1 है, 1 में तो 4 का भाग जाता नहीं है, यहाँ पर 0 पॉइंट लगा दो 10, यानी हम जानते हैं कि 0 पॉइंट ये हम कर तो सकते हैं, तो हमारा आ जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा 0.25। लेकिन हम जानते हैं कि Q का मान है वो सदैव क्या लेना है हमें, Q कोई पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक के लिए हम क्या कर देते हैं, 0 है वो एक हमारा पूर्णांक होता है, और पूर्णांक 0 होता है न कि 0.25, ये एक पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, ये दशमलव वाली संख्याएं होती हैं, ये पूर्णांक नहीं मानी जाती हैं, पूर्णांक नहीं मानी जाती हैं, तब हमारा हो जाता है यहाँ पर 1। इस प्रकार हम इनके सभी विषम पूर्णांक वाली संख्याओं का हल देख लेते हैं, तब हमारे सभी में शेषफल है वो क्या बचता है 1 या 3 ही बचते हैं। तब हम क्वेश्चन करते हैं, अब हम क्वेश्चन करते हैं तो हो जाता है, सबसे पहले हम क्या ले रहे हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक।
धनात्मक विषम पूर्णांक होती है वो होती है जिसके अंत में क्या हो 1, 3, 5, 7, 9 हो। ये तो होती है हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि भाज्य, यहाँ पर क्या आ जाता है भाजक। यहाँ से कर देते हैं युगलिट विभाजन प्रमेय। युगलिट विभाजन प्रमेय हमारी कौन सी होती है, A इजिकल टू BQ प्लस R ये होती है। इसमें भी क्या होती है, एक शर्त होती है, वो होती है 0 ग्रेटर देन या इक्वल R लेस देन B। क्या हो, लेस देन B हो। ये होता है मेरी युगलिट प्रमेय। इसमें हम देखते हैं इसकी और ये 4Q, ये क्या है 4Q धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या कर देते हैं हम A मान लेते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक को यहाँ पर हम लेट में भी लिख सकते हैं, लेट माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है A। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या मान लिया A। B हमारे यहाँ पर आ जाता है, इसकी हम धनात्मक विषम पूर्णांक को हम A मान लेते हैं। एक हमारा आ जाता है Q क्या है, यहाँ पर कर देते हैं पूर्णांक या फिर भागफल Q कोई पूर्णांक है, भागफल कोई पूर्णांक है जिसको हम क्या कर देते हैं Q से रिनोल्ट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी और इससे कंपैरिजन कर देते हैं, किससे 4Q प्लस 1। 4Q प्लस 1 से कंपैरिजन करते हैं तो हमारा B आ जाता है भाजक B है वो कितना आ जाता है यहाँ से 4 और R। अब हम देखते हैं भाजक B हमारा 4 आ जाता है, तो हम देखते हैं कि भाजक B 4 आ जाता है। हम जानते हैं कि R का मान B से तो छोटा होना चाहिए और 0 के इक्वल या बड़ा, 0 के इक्वल या उसके समतुल्य हो सकता है, यानी समतुल्य यानी समान हो सकता है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर R के संभावित मान कर देते हैं, R के संभावित मान, R के संभावित मान हमारे हो जाते हैं, संभावित मान यानी 0 तो हो सकता है, 0, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर 4 नहीं होगा क्योंकि B का मान भी क्या है हमारे यहाँ पर 4 है, तब यहाँ पर 4 नहीं होगा। R के 4 संभावित मान हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन R के सभी मानों को हम क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं R बराबर 0 हो। तो R बराबर 0 हो तब हम इसको क्या करते हैं युगलिक प्रमेय के रूप में लिखते हैं। क्या, किस रूप के रूप में, युगलिक प्रमेय में, यानी प्रमेय रूप में R का मान 0 रखना है, B का मान 4 रखना है और प्रमेय के रूप में लिखते हैं, तब हो जाता है A इजिकल टू 4Q प्लस 0। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4Q। एक तो ये हो जाता है। इसके बाद हम करते हैं सेकंड में यहाँ पर रखते हैं R इजिकल टू 1 हो तो R इजिकल टू अगर 1 है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर R का मान, तब हमारा प्रमेय रूप हो जाता है, प्रमेय रूप हमारा हो जाता है, प्रमेय रूप हमारा हो जाता है A इजिकल टू 4Q प्लस
1, ये हो जाता है परमेय रूप। इसके बाद होता है r इजिकल टू 2 हो, r का मान क्या हो 2 हो, r का मान 2 हो तब हमारा परमेय रूप हो जाता है r का मान 2 हो तब परमेय रूप तो हमारा परमेय रूप है वो हमारा हो जाता है r इजिकल टू, यहाँ पर हो जाता है a इजिकल टू 4q प्लस r का मान 2, ये हो जाता है। इसके बाद हो जाता है r इजिकल टू 3 हो, r का मान 3 हो तब परमेय रूप हो जाता है हमारा क्या हो जाता है a इजिकल टू 4q प्लस 3, ये हो जाता है। इस प्रकार इसकी क्या है 4 है वो परमेय रूप बन जाते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे क्वेश्चन में कौन सी दी गई, क्वेश्चन में दी गई है धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए ये होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये भी बनती हैं ये भी बनती हैं, तो हम देखते हैं कि ये हमने क्वेश्चन में हमें ये 2 ही क्यों दी गई हैं, ये क्यों नहीं दी गई। ये स्थिति है ये हमेशा किस रूप में बनेगी, सम स्थिति में बनेगी। तब मैंने आपको पहले विषम वाले सभी के भाग देकर बताए थे, तब हम देखते थे कि या तो 3 बचता शेषफल या कितना बचता 2 1 बचता। एक बार हम देख लेते हैं कि 2 वाली स्थिति या शून्य वाली स्थिति कब बनती है, तब हम एक ऐसी सम ले लेते हैं। अब हमें क्या है सम पूर्णांक लेना होगा। सम पूर्णांक हम जैसे ले लेते हैं यहाँ पर 16 सम होते हैं वो सदैव 0 2 4 6 8, अंतिम अक्षर क्या हो इस रूप में हो। तो हम देख लेते हैं 16 में अच्छे आता है 16 में 4 का भाग देता है 4 बार, शेषफल कितना आता है 0, शेषफल कितना आता है 0। या फिर ले लेते हैं 16 के बाद हम ले लेते हैं 38 में देते हैं तो आ जाता है 9 बार 36, पीछे कितना बच जाता है 2। या फिर ले लेते हैं 14 में 4 का भाग 3 बार 12, पीछे बच जाता है 2। फिर हम ले लेते हैं 22 में 2 का भाग, या फिर ले लेते हैं 32 8 बार 32, कितना बच जाता है 0। और 0 हम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर ले लेते हैं 23 में कितने आ जाता है 7 बार 28, कितने बच जाते हैं 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर सम पूर्णांक लेंगे तभी हमारा शेषफल है वो क्या बचेगा 0 2। अगर विषम पूर्णांक लेंगे तब हमारा क्या बचता है शेषफल हमेशा 0 या 1 या 3 बचता है। विषम वाले मैंने आपको पहले करके बता दिए और सम वाले ये रहे। एक बार आप देखें तो मैं विषम वाले 1 2 और बता देता हूँ। 23 में हम 4 का भाग देते हैं तब आ जाता है 5 20, पीछे बच जाता है 3। फिर हम ले लेते हैं 37 में अगर हम 4 का भाग देते हैं 9 36, तब क्या बच जाता है पीछे, यहाँ पर आ जाता है 1। और 1 ले लेते हैं 9 में हम 4 का भाग देते हैं तब आ जाता है 2 8, कितना बच जाता है 1। इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं 13, 3 का आ गया। अब हम ले लेते हैं 15 में हम देखते हैं 4 का भाग 3 बार 12, पीछे कितने बच जाते हैं 3। इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं 31 या फिर 21, कितना ले लेते हैं 21 में हम 4 का भाग देते हैं तब आ जाता है 5 20, पीछे कितने बच जाते हैं 1। यानी हम अगर विषम वाले यहाँ पर दे देते हैं विषम, अगर हम विषम वाले लेंगे विषम के लिए तो हमारे क्या है शेषफल क्या बचेगा, या तो 1 बचेगा या 3 बचेगा। और यहाँ पर है सम वाले के लिए सदैव कितना बचेगा 0 या 2। तब हम देखते हैं हमारी ये 4 स्थितियां हैं, ये चारों स्थितियां हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया गया है धनात्मक विषम पूर्णांक को। धनात्मक विषम पूर्णांक लेंगे तो हमारी क्या है, एक तो ये स्थिति होगी एक ये स्थिति होगी, बाकी दोनों है ये किस स्थिति में हो जाते हैं सम स्थिति में हो जाते हैं। इसमें हम यह लिख सकते हैं यह स्थिति सम पूर्णांक
के लिए हैं, और इसको भी लिख लेते हैं, यह स्थिति समपूर्णांक के लिए है। ये तो क्या है, समपूर्णांक के लिए है, और यह किसके लिए है, विषम। यह स्थिति विषम पूर्णांक के लिए है। ये भी किसके लिए होगी हमारी, विषम पूर्णांक के लिए है। ये भी क्या है, विषम पूर्णांक के लिए। इस क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी लिखनी है, दो स्थितियां जो क्या, जिसमें क्या हो, एक धनात्मक विषम पूर्णांक हो, उसका रूप लिखना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के रूप में 4q+1 व 4q+3 के रूप में होगा। यह स्थिति है, जब 4 का भाग देंगे तब सदैव यही स्थिति होगी, इसमें स्थिति चेंज नहीं हो सकती है। अगर हम इसका भाजक चेंज कर देंगे तब हमारा जो शेषफल है उसका मान चेंज हो जाएगा, लेकिन हम जब कभी भी 4 रखेंगे तब हमारी क्या होगी, यही स्थिति बनी रहेगी। इस प्रकार हमारा उदाहरण 3 हो जाता है। उदाहरण 4 में हमें दिया गया है कि एक मिठाई विक्रेता के पास, यानी एक कोई मिठाई की दुकान है। यहाँ पर उदाहरण 4 है, उसमें क्या दिया गया है, कोई एक मिठाई की दुकान है जिसके पास क्या है, 420 काजू की बर्फियाँ, यानी 420 तो क्या है उसके पास, काजू की बर्फियाँ हैं। काजू की बर्फियाँ कितनी है, 420 है काजू की बर्फियाँ, और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। बादाम की बर्फियाँ कितनी है, 130। यह है, यानी उसके पास दो क्वालिटी की मिठाई है, एक है काजू की बर्फियाँ और एक है बादाम की बर्फियाँ। काजू की बर्फियाँ हैं 420 और बादाम की बर्फियाँ हैं 130। तब क्या दिए गए हैं, वे इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती हैं, यानी वह उसका ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहता है या चाहती हैं कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या है, समान रहे, तथा परात में न्यूनतम स्थान घेरे, प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं। हमें इसमें यह बताना है कि वह क्या है, एक कोई दुकान विक्रेता है जिसके पास 420 ये है और 130 है, लेकिन उसको जो है काजू और बादाम की बर्फियाँ हैं उसकी क्या है, समान रूप से बनानी है। जैसे प्रकार हम मान लेते हैं कि अगर वो एक परात है, यानी एक परात है, एक परात में अगर वो इस प्रकार 3 काजू की बर्फियाँ जमाता है और इस प्रकार में इस रूप में वो 10 काजू की बर्फियाँ जमाता है, तब क्या है, एक परात में कितनी 30 जमाता है, एक परात में कितना जमाता है 30। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद वो इसकी कितनी यानी रो है वो बनाए कि दोनों में समान स्थितियाँ बन जाए। यानी ये परात है, ये जो रो होगी ये है, यानी वो इन सभी को क्या है, परात में न्यूनतम स्थान करे, एक ही परात में जमा नहीं हो, क्या एक ही परात में जमा नहीं हो, तब क्या है वो कितनी रो बनाए कि
यहाँ से रो है वो कॉलम है, कॉलम तो कितने बनाए ये बताना है कि कॉलम कितने बनाए कि सभी में समान रूप से बर्फियाँ आ सके। तो हम इसमें सॉल्यूशन में करते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, हो जाता है काजू की बर्फियाँ, काजू की बर्फियाँ, काजू की बर्फियाँ, काजू की बर्फियाँ कितनी है 420। बादाम की बर्फियाँ, बादाम की बर्फियाँ कितनी है 130। यानी वो इस प्रकार जमाता है कि सभी की क्या बने, यानी समान रूप से ढेरी बने। यानी या तो हम समझ लें, मान लें कि उसके पास बहुत सारी परातें हैं लेकिन एक परात में समान रूप से जमाए कि सभी परातों में समान रूप से जम सके। उसके पास कितनी हो जाती हैं, ये हो जाती हैं उसके पास बर्फियाँ। अब हमें क्या है, मान लेते हैं कि उसके पास बहुत सारी परातें हैं, मान लेते हैं कि उसके पास बहुत सारी परातें हैं, वो एक परात में किस रूप में जमाए कि वो समान रूप से जमे, और क्या है सभी में परातें हैं उस सभी परातों में समान रूप से जमे। तो हमें क्या करना होता है, इसके लिए HCF निकालना होता है। HCF निकालेंगे, जो HCF आएगा वो क्या है उस रूप में जमाए, HCF जितना हमारा HCF आएगा उस रूप में जमाएगा, तब उसकी क्या है समान रूप से ढेरियाँ बनेगी। तो हम कर देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारी हो जाती है A = BQ + R, 0 > या इक्वल R + R < B। ये होता है यूक्लिड प्रमेय। अब हम क्या है इसको यूक्लिड प्रमेय के रूप में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कर देते हैं चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट में हम लिख देते हैं बड़ी संख्या होती है उसको हम क्या मानते हैं भाज्य, और तो छोटी संख्या होती है उसको क्या मानते हैं भाजक, यानी भाज्य। भाज्य को हम किससे डिनोट करते हैं, A से, भाजक को B से। तब हो जाता है A का मान कितना आ जाता है 420 = B का मान 130। अब हम यहाँ पर दे देते हैं 420 में 130 का भाग देते हैं। 430 में 3 39, 3 बार जा सकता है, 3 बार में कितना आ जाता है 390। 390 तब शेष कितना बच जाता है 30। कितना बच जाता है 30 हमारा शेष बच जाता है। तब हम देखते हैं कि अगर 30 यहाँ पर शेष बच जाता है तो हम क्या करते हैं इसको अब हम यूक्लिड प्रमेय में लिख देते हैं। यूक्लिड प्रमेय में हमारा हो जाता है 420 = 130 × 30 + 30 कितना आ जाता है +30। अब हम जानते हैं कि यूक्लिड प्रमेय में जब तक हमें शेष फल है वो शून्य प्राप्त ना हो, शेष फल कितना शून्य प्राप्त ना हो, तब तक हम क्या करते हैं भाजक को भाज्य बनाते हैं और शेष फल को भाजक बनाकर उसका विभाग देकर देख लेते हैं कि आगे हमारा शून्य प्राप्त होता है या नहीं होता है। शून्य प्राप्त करने के लिए हम इस तरीके को करते हैं। तब आ जाता है चरण सेकंड। चरण सेकंड में हमारा आ जाता है 420। यहाँ पर भाज्य कितना है 130, तब हमारे यहाँ भाज्य कितना हो जाएगा 130। शेषफल कितना है 30, तब यहाँ पर कितना आ जाता है 30। अब हम देखते हैं 130 में 30 का भाग देकर, यहाँ पर देख लेते हैं 130 में 30 का भाग देते हैं तो आता है 4। कितना आ जाता है 4। 4 और में कितना आता है 4 और हमारा आ जाता है 120। तब हमारा शेषफल कितना बच जाता है 10। शेषफल कितना बच जाता है 10। तो हम इसको भी अब इस यूक्लिड प्रमेय में लिखते हैं भागफल कितना है 4 गुणा भागफल यहाँ पर प्लस शेषफल कितना आ जाता है 10। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शेषफल में शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट चरण करते हैं, चरण थर्ड करते हैं। चरण थर्ड में हम क्या करते हैं इस संख्या को क्या बना लेते हैं, जो भाज्य होते हैं भाजक होता है, भाजक को भाज्य और शेषफल को भाजक। अब हम करते हैं 30 में 10 का भाग देते हैं। 30 में 10 का भाग देते हैं, तब आ जाता है 3 बार में 30
कितना प्राप्त हो जाता है, शून्य, शून्य प्राप्त हो जाता है। तब हमारे यहाँ पर हो जाता है गुणा 30 प्लस शून्य। यहाँ पर हम देखते हैं शेषफल हमें कितना प्राप्त हो जाता है, शून्य। जहाँ पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त होता है वहाँ का भाजक, उस संख्या का भाजक है वो हमारा क्या होता है, उपयुक्त दी गई संख्याओं का HCF होता है। ये होता है युगल विभाजन का नियम, ये होती है युगल विभाजन की शर्त या फिर उसका नियम होता है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हम जानते हैं जहाँ R = 0 प्राप्त हो, R = 0 प्राप्त हो, वहाँ का भाजक यूक्लिड विभाजन प्रमेय में यूक्लिड विभाजन प्रमेय में HCF होता है। क्या होता है, HCF होता है। तब उपयुक्त संख्या में अंतिम भाजक 10 हैं तो इसका HCF कितना होगा, 10 होगा। यानी 420 और 130 का HCF है वो कितना होगा हमारा, 10 होगा। HCF कितना होगा, 10 होगा। इस प्रकार हमारा उदाहरण 4 हो जाता है।